गोपीनाथ मुंडे के अकस्मात निधन से समूची बीजेपी और सरकार स्तब्ध है। देश के भीतर भी राजनीतिक तौर पर एक शून्यता का भाव महाराष्ट्र की राजनीति में कम से कम जरूर माना जा रहा है। गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर फिलहाल बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा और तिरंगे में अब गोपीनाथ मुंडे का शव ढक दिया गया है। हम देख सकते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर पे तिरंगे में लिपटा हुआ शव, और यहीं से चूँकि यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूदगी है कार्यकर्ताओं की, लगातार जो नेता पहुँच रहे हैं वो अपने अंतिम विदाई एक लिहाज से अपने नेता को देना चाहते हैं। एक ऐसा नेता जो कि वाकई गांव खेड़े से निकलकर दिल्ली तक पहुंचा और कैबिनेट स्तर के मंत्री का ओहदा उसने पाया। दरअसल बीड़ की एक राजनीतिक स्थिति जो भी रही हो, लेकिन वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति आज की भी ये है कि वह खेती पर टिका हुआ पूरा का पूरा जिला है। वहाँ पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मानसून ही सिंचाई के लिए माना जाता है, सब कुछ मानसून पर पूरा समाज टिका रहता है। लेकिन इन सब के बीच एक जब खुद अपनी राजनीति को साधने के लिए गोपीनाथ मुंडे निकले थे, उस वक्त बीड़ में एक स्कूल तक नहीं था। जो स्कूल था वो पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी। जो जिला परिषद का स्कूल था वो बड़ी कच्ची इमारत थी जो परली में थी। अम्बे जोगई, जो कि आप कह सकते हैं अम्बे जोगई जो कि तहसील में आता है। 11 तहसील है बीड़ में, जिसमें आप कह सकते हैं आष्ठी, पटोदा, शिरूर कासर, गरौली, अम्बा गोजई, वादानी, कैस, धरूर, पारली, मजगांव। इन सारी स्थितियों में पारली एक ऐसी जगह है जहाँ पर जन्म हुआ गोपीनाथ मुंडे का, और उनकी बेटी पंकजा वहीं से विधायक हैं। दरअसल इस पूरे बीड़ जिले में परली सबसे विकसित इलाका माना जाता है, और परली में एक पावर प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है। यहाँ पे स्कूल भी है, कॉलेज भी है। तो परली तहसील जो है यह इसको माना जाता है सबसे ज़्यादा बेहतर। और इसको इस दृष्टि से अगर देखिए तो बीड़ के बगल में लातूर भी है। लातूर से निकल कर आए वहाँ पर विलासराव देशमुख ने लातूर का बड़ा विकास किया। लेकिन इन सब के बीच दो स्थिति और समझनी चाहिए कि गोपीनाथ मुंडे अपनी राजनीति को साधते हुए बीड़ से निकले, पूना पहुंचे, पूना से निकले मुंबई पहुंचे, मुंबई से निकलकर दिल्ली आ गए। लेकिन बावजूद इसके वो उस जमीनी राजनीति के साथ जुड़े रहे, जमीनी सच के साथ जुड़े रहे, जिसे वो पूरा करने के लिए लगातार जद्दोजहद करते थे। और अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने का अनूठा संघर्ष था। जिस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर बने, घर में लोगों की आवाजाही बढ़ गई, गांव से भी लोग आ गए, रिपोर्टर पहुंचे, पूछने लगे अब तो आप क्या मिठाइयाँ बनेंगी, अब आप कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। गोपीनाथ मुंडे उसी सादगी से कहते हैं जी नहीं, रोटियां बनेंगी। अब आप सोचिए जिस सरलता के साथ और जिस शब्दों का इस्तेमाल गोपीनाथ मुंडे ने किया, ये कोई ग्रामीण भारत का जीवन दिल्ली जैसी जगहों पर उस चकाचौंध उल्लास से दूर अपने तरीके से जीने वाला शख्स और कोई नहीं, गोपीनाथ मुंडे ही थे। गोपीनाथ मुंडे परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट नहीं हुए थे, क्योंकि उनको बार बार ये लगता था वो लौटेंगे मुंबई ही, उन्हें महाराष्ट्र की ही राजनीति को साधना है। वजह भी यही है कि वो दिल्ली में एक अतिथि की तरह लगते थे, क्योंकि उनके साथ एक भोजन बनाने वाला शख्स महाराष्ट्र का जरूर था, जो मराठी व्यंजन को बना दिया करता था उनके घर में। और इसके अलावा घर में कार्यकर्ताओं का भीड़ रहती थी, जो महाराष्ट्र से आने वाले या भीड़ से आने वाले वैसे लोग जो दिल्ली घूमने आते थे, उनके घर में उनकी मौजूदगी अक्सर दिखाई दे जाती थी। या फिर जो ऐसे लोग जो कि किस काम से अपने काम कराने के लिए दिल्ली आते थे, वह गोपीनाथ मुंडे के घर पर बेहिचक आ जा सकते थे, रुक सकते थे, रात गुजार सकते थे। तो गोपीनाथ मुंडे के सरोकार अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, महाराष्ट्र के साथ कुछ इस तरीके से रहे कि जहां उन्होंने राजनीतिक दलों से इतर और राजनेताओं से इतर अपने सरोकार को जोड़कर दिखाया। शरद पवार पहली बार मुख्यमंत्री बने, थोड़ा बहुत या कहें काफ़ी योगदान गोपीनाथ मुंडे का भी रहा। वजह भी यही, आज सबसे पहले बीजेपी हेडक्वार्टर पहुँचने वालों में और श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में शरद पवार थे। गोपीनाथ मुंडे अक्सर इस बात का जिक्र किया करते थे कि इस देश की जमीनी राजनीति को आप समझे या ना समझे, लेकिन जमीनी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को तो समझिए और उसे पूरा कीजिए। इसीलिए आज जिस वक्त संघ के तमाम प्रमुख, चाहे भैया जी जोशी तो अभी नज़र आपको स्क्रीन पर आ रहे हैं, जहां श्रद्धांजलि दी जा रही है, और गोपीनाथ मुंडे की श्रद्धांजलि को देते वक्त प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह के साथ भैया जी जोशी पहले स्क्रीन में बात कर रहे हैं। उससे तकरीबन आधे घंटे पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत जी भी पहुंचे, सुरेश सोनी जी भी पहुंचे, वहाँ पर राम माधव भी पहुंचे। ये सारी परिस्थितियां बताती है कि
किसी भी परिस्थिति को गोपीनाथ मुंडे ने अपनी राजनीति और मंत्री बनकर फिर दोबारा महाराष्ट्र सीएम पद के लिए लौटने की स्थिति में छोड़ा नहीं। हर के साथ संपर्क बना रहा, उनके काम की तारीफ हर जगह हुई और बहुत ही सरलता सादगी के साथ लोगों से जुड़ा उनका हमेशा बरकरार रहा। वजह यही है कि इस मौत ने एक शून्यता महाराष्ट्र की राजनीति में पैदा कर दी है, क्योंकि महाराष्ट्र में कार्यकर्ता स्तर पर तो बड़ी तादाद है, सेकंड लाइन भी मौजूद है, लेकिन पहली लाइन में शुरुआती दौर में माना यही गया कि प्रमोद महाजन की मौत, हत्या हो गई उनकी, जिस रूप में उनके भाई ने कर दी थी। उसके बाद अब एक्सीडेंट में गोपीनाथ मुंडे की मौत। महाराष्ट्र के भीतर वो कौन सा नेता बीजेपी का होगा, क्योंकि दूसरी तरफ शिवसेना खड़ी है। शिवसेना ने 24 घंटे पहले इस बात का जिक्र कर दिया था कि वह उद्धव ठाकरे को सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करेगी, क्योंकि उधर राज ठाकरे ने कहा था वो चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव वो भी लड़ेंगे तो ये कहकर ही लड़ेंगे कि मैं सीएम बनने वाला हूं। इस परिस्थिति में देखिए तो बीजेपी के भीतर एक राजनीतिक शून्यता जरूर है। नितिन गडकरी एक बड़े नेता, वह भी दिल्ली शिफ्ट कर गए। गोपीनाथ मुंडे, इनका दिल्ली से वापस महाराष्ट्र लौटते उससे पहले ये सारी घटना हो गई और आज उनकी सुबह मौत हो गई। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर एक चिंता तो जरूर होगी, और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर अगर दिल्ली में चिंता व्यक्त हो रही होगी तो आज जब गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर महाराष्ट्र जाएगा या कहीं मुंबई जाएगा तो वहां पर वो कयास देखने को मिल सकता है। हालांकि ये मौका कयास दिखाने का नहीं होगा, एक ऐसी स्थिति बताने की होगी जिसमें लगे कि एकजुटता के साथ हर कोई पीछे है, लेकिन नेता चाहिए महाराष्ट्र में बीजेपी को, ये एक दूसरा सच है। और चुनाव 4-5 महीने के बाद ही होने हैं। तो गोपीनाथ मुंडे ने अपने राजनीतिक क्षमताओं से जिन परिस्थितियों को अपने लिए विकसित किया, उनकी मौत के बाद वही परिस्थितियां राजनीतिक शून्यता के साथ सामने आकर खड़ी हो गई है। उसे कैसे कौन साधेगा, इस पर हर की नज़र महाराष्ट्र में होगी और दिल्ली की नज़र इस बात को लेकर होगी कि क्या ये राजनीति की शून्यता को भरा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बिल्कुल अलग है इस दौर में। इसलिए अलग है क्योंकि सवाल एक नेता और एक कैबिनेट मिनिस्टर को गंवाने का भी है, और दूसरी तरफ गंवाए हुए नेता के बावजूद जो जनता की उम्मीद और आसरा और भरोसा है उसे ज़्यादा तीक्ष्ण और तेजी तरीके से उसे पूरा किया जा सके, उस दृष्टि में उनके जहन में ये सारी बातें आ रही होंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। क्योंकि बीते दिनों की राजनीति ने भारत के भीतर जनादेश में ये पाठ भी पढ़ाया। राहुल गांधी वह भी नजर आ रहे हैं इस वक्त, रावत साहब जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वह भी नजर आ रहे हैं। ये एक स्थिति है कि गोपीनाथ मुंडे की मौजूदगी क्या दिखाती है, ये एक अपने तरीके का एक ऐसा मौका है जिसमें बीजेपी हेडक्वार्टर में राहुल गांधी, बीजेपी के उपाध्यक्ष, सांसद अमेठी से वो नज़र आ रहे हैं राहुल गांधी, और ये इस बात का एहसास कराता है कि राजनीतिक तिकड़म, राजनीतिक लकीर, राजनीतिक दुराभाव सबको छोड़कर कांग्रेस के नेता भी निकल कर आए हैं। इससे पहले शरद पवार निकल कर आए थे। वो कह सकते हैं कि आप महाराष्ट्र की राजनीति को समझ रहे हैं और उस दौर में उनकी निकटता गोपीनाथ मुंडे से रही हो, शरद पवार के जरिए वो देखा जा सकता है। शरद यादव के जरिए एनडीए के दौर में गठबंधन के पुराने सहयोगी साथी, यह भी देखा जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वो पहुंचे हैं, तो जाहिर है यह उस राजनीतिक दुराव की लकीर को मिटा रही है जो बताती है कि दरअसल राजनीतिक तौर पर कितने भी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहें और राजनीतिक तौर पर विचारधारा चाहे मेल ना खाती हो, लेकिन ये एक ऐसा वक्त है जिसे सबको एक साथ खड़े होना चाहिए और सब एक साथ खड़े हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी, शायद ये पहला मौका है जब राहुल गांधी बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं, तो ये एक अच्छा मैसेज है इस देश की राजनीति के लिए। ये एक अच्छे संकेत हैं भविष्य की राजनीति के लिए। ये एक अच्छे संकेत हैं इस दौर में जब राजनीति एक दूसरे पर निशाना साध कर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करती है, तो उन सब के मद्देनज़र ये एक बेहतरीन दृश्य हम इस वक्त देख पा रहे हैं राजनीति की दृष्टि से अगर समझिए तो। क्योंकि राहुल गांधी की मौजूदगी इस बात का एहसास करा रही है कि जो दुराभाव इस दौर में, चुनाव के दौर में नजर आया। रीमा, बताइए आप क्या देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए पीछे के
साथ तमाम और नेता हैं। राहुल गांधी के अलावा हमने कि किस तरह से यहाँ पर लेफ्ट के नेता मौजूद थे। अब से कुछ ही देर पहले अतुल अंजान पहुंचे हुए थे। तमाम विरोधाभास भले ही राजनीतिक रहे हो, लेकिन राहुल गांधी पहुंचते हैं बीजेपी मुख्यालय और यहाँ पर इस वक्त श्रद्धांजलि वो गोपीनाथ मुंडे को दे रहे हैं। जाहिर तौर पर पार्टी लाइन से हटकर अब ये जो सोच बदली है ये काफ़ी ज़्यादा काबिल गौर है, क्योंकि सुबह से ही हम इस बात का जिक्र प्रसून जी कर रहे हैं कि तमाम वो बड़े नेता जो अलग अलग पार्टियों के रहे हों, इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान तमाम आरोप एक दूसरे पर मढ़े हो, राजनीतिक टीका टिप्पणी करी हो, लेकिन इस वक्त लगता है कि इस दुख की घड़ी में सभी लोग मुंडे परिवार के साथ खड़े हैं, सांत्वना दे रहे हैं उनकी बेटी को, उनके परिवार को। और इस वक्त राहुल गांधी भी जब बीजेपी के इस कार्यालय पहुंचते हैं अशोका रोड पर, तो यही मैसेज देने की ये भी कोशिश की जा रही है। ये आपने अच्छा कहा कि विरोधाभास के बावजूद, लेकिन हमें तो यह भी नज़र आ रहा है रीमा की पहली बार ये एक ऐसा मौका आया है जिसमें भारतीय राजनीति में किसी एक ऐसे नेता को इतनी बड़ी पहचान उसके मरने के बाद इस बात के एहसास के साथ हो रही है कि देखिए ऐसे जमीनी नेता को हमने इस अकस्मात तौर पे खो दिया, झटके में खो दिया, जिसके ज़रिए तो बहुत सारी स्थितियों को साधा जा सकता था। यही वो वजह है जिसमें बड़े बड़े नेता और चकाचौंध वाले नेता कमज़ोर लगने लगते हैं और ज़मीनी नेता का क्या महत्व होता है शायद ये नज़र आ रहा है। रीमा, हेलो 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 हेलो। बिल्कुल प्रसून जी, देखिए हमें याद आ रहा है कि जब प्रमोद महाजन की हत्या हुई थी और लगातार वो आईसीयू में थे, कई दिन तक अस्पताल में रहे, तब बीजेपी में इस बात को लेकर चलने लगी थी अटकलें कि अब आखिर महाराष्ट्र में पार्टी की राजनीति को आगे कौन लेकर आएगा। हालांकि प्रमोद महाजन सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश भर की केंद्रीय राजनीति के नेता माने जाते थे, लेकिन उसके बाद गोपीनाथ मुंडे एक नए नेता के तौर पर, उस वक्त भी वो काफी क्लोज थे प्रमोद महाजन के, पार्टी में उनकी अलग अहमियत थी, लेकिन इतनी पहचान नहीं थी जो उसके बाद से उन्होंने अपनी बनाई है। और आज हम जब बात करते हैं गोपीनाथ मुंडे की, तो बहुत सारे पल ऐसे आए जब उनकी भी नाराजगी रही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से। उनको ऐसा लगता था उनके कद के मुताबिक उन्हें जगह नहीं मिल रही है और पार्टी ने तमाम बातें हुई और उसके बाद उन्हें मनाया भी, उपनेता बनाया लोकसभा में विपक्ष का। और उसके बाद अब जबकि ग्रामीण विकास मंत्री, जिसके बाद हमें ये बताते हैं उनके पास के लोग कि बहुत ज्यादा वो खुश हुए थे इस विभाग को देखकर और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो उन किसानों के लिए कुछ कर पाएंगे, उन गांव वालों के लिए कुछ कर पाएंगे जिनके लिए करने की वो हमेशा अपने मन में ललक रखते हैं। और यही वजह थी कि वो खुश थे अपने इस विभाग से। और आज जब उनको उनके गांव में, उनके जिले में आज उनका बधाई देने के लिए एक रैली रखी गई थी, उन्हें मंदिर जाना था, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाना था, स्वागत होना था, तब ऐसी जो घड़ी आज सुबह दुख की उनके परिवार के ऊपर आई है, तो तमाम कार्यकर्ताओं में तो शोक है ही। खासकर बीजेपी के नेता भी अब ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में अब राजनीति महाराष्ट्र की किस तरह से आगे बढ़ाई जाए, इसको लेकर अब तमाम जो चिंतन है शुरू। यकीनन, और जो लोग जानते हो जिसका जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं, गोपीनाथ मुंडे का जिक्र, हम ये भी बता दें कि अक्सर गोपीनाथ मुंडे से पूछते थे कि बीड़ हम क्यों आए, बीड़ में तो एकदम सूख, तो वो अक्सर कहते थे आप आइए, वहाँ पर एक कपिल धार है। कपिल धार दरअसल ये गोदावरी नदी जो है उससे निकलती है, बेंसुरा एक धारा निकलती है और वो तकरीबन 18 किलोमीटर दूर बीड़ शहर से है। और वो अक्सर कहते थे कि मैं तो अक्सर वहीं चले जाता हूँ, बहुत अच्छा मौसम रहता है और बहुत ही शानदार महसूस किया जा सकता है प्राकृतिक। इसका मतलब ये है कि वो शख्स के जहन में दिल्ली आने के बाद भी उसके दिल में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र बसता था, बीड़ बसता था, अपना इलाका परली बसता था। और ऐसे शख्स दिल्ली में आकर दिल्ली में मौत हुई, तो ये एक बहुत दुखद उन कार्यकर्ताओं के लिए, उन लोगों के लिए जो कि महाराष्ट्र में पीछे छूट गए या वहाँ पर रहकर लगातार इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, करते रहे कि कभी लौटेंगे तो बतौर बड़े नेता के तौर पर, सीएम के तौर पर गोपीनाथ मुंडे लौटेंगे। लेकिन ये वाकई किसी को इस बात का एहसास नहीं होगा कि गोपीनाथ मुंडे की इस तरीके से अकस्मात मौत हो जाएगी। और गोपीनाथ मुंडे अक्सर अपने बीड़ को लेकर बड़े ज़्यादा चौकन्ने से, कहीं आगे कहिए, वो अपने बीड़ के लिए कुछ भी करने की परिस्थिति में हमेशा रहते थे। और परली खास तौर से जो उनका जहाँ बचपन बीता, जहाँ से बेटी इस वक्त विधायक है, उस इलाके के विकसित करने के लिए तो उस पूरे इलाके में बीड़ के दूसरे जो तहसील हैं वहाँ पर लोग कहते थे कि इन्होंने
परली में तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन बाकी तहसीलों को छोड़ दिया। और बाकी तहसीलों में चाहे वो अंबाजोगाई ही क्यों ना हो, जहाँ पर उनकी अपनी कॉलेज की पढ़ाई हो, वो अक्सर कहते थे वहाँ के लिए आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अपने इलाके के लिए बहुत कुछ कर लिया। ये बीड़ का किस्सा है। लेकिन पूरे मराठवाड़ा में अगर जाइए तो पूरे मराठवाड़ा में बीजेपी की राजनीति की अगुवाई कौन करे, आज की तारीख में गोपीनाथ मुंडे से बड़ा कद्दावर नेता कोई नहीं है। और दूसरी स्थिति में आइए तो विदर्भ से निकलकर कुछ नेता जरूर आते हैं, लेकिन जब सवाल आता है कि राष्ट्रीय तौर पर पहचान वाले किस शख्स को महाराष्ट्र में सबसे बड़ा माना जाए, तो उसमें गोपीनाथ मुंडे ही आते हैं। और ये शून्यता अगर बीजेपी के भीतर आई है तो दूसरी शून्यता इस दौर में देश के भीतर जो इस जनादेश में मोदी को मिला जनादेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद एक सवाल अनसुलझा है। अब आप देखिए ये एक तैयारी हो रही है, हम भी देख पा रहे हैं कि ये शायद एक तैयारी हो रही है अब, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ इनके पार्थिव शरीर को महाराष्ट्र ले जाने की तैयारी है। आप क्या देख रही हैं, जरा बताइए रीमा। गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्रद्धांजलि देने का जो क्रम है वो लगातार जारी है, लगातार चल रहा है। और ऐसे बिल्कुल देखिए, अब से कुछ ही लगता है कि 10 से 12 मिनट में पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। पहले 2:30 बजे चार्टर्ड विमान से ले जाना था, लेकिन अब क्योंकि तमाम VVIPs यहाँ पर आ रहे हैं, राहुल गांधी अभी आए और उसी की वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम जो है वो देर से चल रहा है, तो मुमकिन है कि 3 बजे तक पार्थिव शरीर को लेकर चला जाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो 4 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है, जिसमें कि एक कंडोलेंस मैसेज दिया जाएगा पूरे कैबिनेट की तरफ से। और तमाम जितने भी आज दिन भर के कार्यक्रम थे, क्योंकि राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है, तो वो तमाम कार्यक्रम तो पहले ही रद्द कर दिए गए थे, लेकिन अब 4 बजे जो कैबिनेट की बैठक है उसमें एक शोक दिया जाएगा। और उसके बाद कल, क्योंकि पहला वो दिन है अब संसद का जिसमें तमाम सांसदों को शपथ लेनी थी, तो कल के लिए भी अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शपथ के बाद मुमकिन है कि कल लोकसभा की कार्यवाही को भी तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। यकीनन। और ये हम आपको दर्शकों को बता दें कि दरअसल ये राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा, लेकिन जो थे तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बहुत सारी परिस्थितियों को गोपीनाथ मुंडे की ये शख्सियत से जोड़ती है। वसुंधरा राजे, सरसंघ चालक मोहन भागवत, शरद पवार, रामविलास पासवान, वाजपेयी के घर से आया हुआ शोक दिया गया श्रद्धांजलि। ये आप देखिए, ये उनके पार्थिव शरीर को ले जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये पार्थिव शरीर अब विशेष विमान के ज़रिए ले जाया जाएगा मुंबई में नरीमन पॉइंट पे उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और ये एक ऐसा मौका महाराष्ट्र की सियासत के लिए जहां पे बीजेपी कमज़ोर भी नज़र आएगी और शायद अपने सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा अनुभवी और दूरदृष्टि वाले शख्स को खोने का दुख भी उसके भीतर जरूर होगा। बीजेपी हेडक्वार्टर से गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर मुंबई के लिए रवाना और नारे लग रहे हैं। जरा रीमा बताइए और सुनाइए। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो भी तस्वीरों के जरिए यहाँ पर सीधे दिखाएं कि ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें आर्मी के जो जवान हैं वो, क्योंकि राजकीय शोक के साथ पूरा सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, तो वो तमाम तैयारी हो गई है। ट्रक पर कुछ फूलों से सम्मान देने की यहाँ से आप तमाम बड़े नेताओं को भी देख पा रहे होंगे। वेंकैया नायडू यहाँ पर खड़े हुए हैं, पीछे पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह खड़े हैं और जितने भी नेता हैं इस वक्त हम कहेंगे सांसद हैं, वो सब यहाँ पर एक कतार में खड़े हैं। और अब जो पार्थिव शरीर है उसको इस ट्रक में रखा जा रहा है और उसके बाद सीधे यहाँ से एयरपोर्ट लेकर जाया जाएगा, जहाँ उनका परिवार साथ में रहेगा। उनकी बेटी यहाँ पर पहुँची हुई हैं, दामाद पहुँचे हुए हैं और वो सब साथ में इस शरीर को लेकर जाएंगे। नितिन गडकरी इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वेंकैया नायडू दिखाई दे रहे हैं, तो ये तमाम वो चेहरे हैं इस वक्त जो शोक में डूबे हुए हैं। नितिन गडकरी भी जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र से बड़े नेता हैं पार्टी के, सुबह से हम लगातार देख रहे हैं कि वो सबसे पहले अस्पताल पहुंचते हैं और उसके बाद उन्होंने ही इस शोक की सूचना जो है वो दी थी अस्पताल में डॉक्टर से बात करने के बाद। तो ये तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद लगभग 3 बजे ये विमान लेकर पहुंच जाएगा, मुंबई के लिए निकल जाएगा और मुंबई में आज रहने के बाद शाम को लातूर ले जाया जाएगा और कल बीड़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा।
प्रसून जी, तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और जो नेता मौजूद हैं, सबसे हमारी इस दुखद घटना के बाद बात हुई है और सब वही लम्हे गोपीनाथ मुंडे के अपने साथ याद कर रहे हैं कि जब वो पिछली बार सांसद बनकर आए और इस बार सांसद बनकर आए तो दिल उनका हमेशा महाराष्ट्र में लगा रहता था और वो यही कहते थे कि मैं सिर्फ इसलिए इस राजनीति में आया हूँ, इसलिए मैं इस जगह पर पहुंचा हूँ क्योंकि वो किसानों के लिए वो काम खुलकर नहीं कर पाते अगर वो राजनीति में नहीं आते। और उनका जो दिल है वो हमेशा बीड़ के लिए, महाराष्ट्र के लिए धड़कता था। हर शनिवार को, शुक्रवार की रात को ही वो निकल जाते थे और 2 दिन वो अपने गांव में रहते थे, अपने गांव वालों को देते थे, उनकी तमाम तकलीफें सुनते थे। शुगर केन फार्मर्स के लिए उन्होंने बहुत काम किया और यही वजह रही कि कद्दावर नेता के तौर पर इस मायने में भी हमेशा ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि उनके गाँव में खासकर उनकी पहचान रही है। और यही जो यहाँ पर इस वक्त पार्टी लाइन से हटकर जो तमाम नेताओं की मौजूदगी है वो भी यही बात दर्शा रही है कि किस तरह से गोपीनाथ मुंडे ने पार्टी लाइन से हटकर सबके साथ अपने रिश्ते बनाकर रखे और उसके बाद यहाँ तक, इस मुकाम तक उन्होंने अपनी शख्सियत को पहुँचाया। गिले शिकवे जरूर हुए पार्टी से, लेकिन उसके बावजूद उनकी कितनी थी ये पार्टी ने जाना और आज जब वो नहीं है यहाँ पर तब पार्टी इस अहमियत को और ज्यादा महसूस कर रही है। यकीनन, और जिस तरीके से अब उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की एक दिशा जो होती है वो अब उनके उस जन्म स्थल की तरफ बढ़ रही है जो कि बीड़ के पारली में ही, चूँकि अब कल वहाँ पर अंतिम संस्कार उनका होगा, उससे पहले चूँकि एक लंबा राजनीतिक वक्त, आप कह सकते हैं तकरीबन 35 बरस महाराष्ट्र की राजनीति को गोपीनाथ मुंडे ने अपने तरीके से साधा। ये 35 बरस में उन्होंने संघ के स्वयंसेवक बनकर भी काम किया, उन्होंने जनसंघ का भी काम किया, उन्होंने बीजेपी के तौर पर चुनाव भी लड़ा। ये सारी परिस्थितियां बताती है कि 1971 से लेकर लगातार 40 बरस कहिए, 40 बरस तक वो लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को साधते रहे और जैसा हमारे संवाददाता रीमा बताते हैं कि किस तरीके से हर शुक्रवार की रात जब पार्लियामेंट नहीं होती है तो वो रवाना हो जाते थे और फिर शनिवार रविवार गुजार के फिर सोमवार की सुबह वापस दिल्ली पहुंच जाना। इसके संकेत बहुत साफ है कि कोई शख्स कभी कभी अपने अस्तित्व को पीछे छोड़कर, अस्तित्व ना कहें, अपनी जड़ों को पीछे छोड़ देता है और वो टहनियों के सहारे आगे बढ़ता है। लेकिन गोपीनाथ मुंडे ने दरअसल अपनी जड़ों को समझा, उन जड़ों को समझने की ही विधा थी जिसके जरिए महाराष्ट्र की राजनीति में गोपीनाथ मुंडे जब मुंबई से दिल्ली आ रहे थे उस वक्त एक सवाल बीजेपी के उन नेताओं के भीतर था कि अब विधानसभा में वो कौन सवाल उठाएगा जिसका जिक्र खेतीहर, किसान, मजदूर, पिछड़े तबके को लेकर होते रहता है, हाशिए पर पड़े तबकों को लेकर गोपीनाथ मुंडे सवाल उठते। दूसरा सवाल था कार्यकर्ताओं की बात कौन सुनेगा, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे में ये जबरदस्त हुनर है संगठन को साधने का, और ये साधने के लिए वो किसी हद तक भी कैसे जाते थे यह संघ की शाखाओं के दौरान एहसास हर किसी को होता था कि किस तरीके से शाखा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी रहे, युवा तबके की मौजूदगी रहे। इसके लिए उन्होंने बाखूबी घरों से निकाला। आप देख सकते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में लगातार मीडिया की मौजूदगी कैमरे के जरिए उस ट्रक के आखिरी हिस्से को देखते हुए देख रही है कि दरअसल ये किस रूप में अब वहाँ से निकल रहा है। और हेडक्वार्टर की ये तस्वीर, रीमा, यहाँ से ट्रक निकल रहा है, आप भी जरा बता दीजिए चूँकि आखिरी क्षण है वहाँ पर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस वक्त जो बैंड होता है कि जब भी सरकार राजकीय सम्मान दिया जाता है उस बैंड से सलामी दी जाती है, उस बैंड की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। और अब यहाँ से वो जो ट्रक है सेना के तमाम जवानों के साथ वो पार्थिव शरीर यहाँ से निकल चुका है। नारे लगातार कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा गमगीन थे और नारे लगा रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा मुंडे तेरा नाम रहेगा। ये वही नारे थे जो हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के दिल से निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत से कार्यकर्ता यहाँ ऐसे थे जिनके आंसू थम नहीं रहे थे। सीधे जब उन्होंने ये खबर सुनी तो सुबह से यहाँ पर वो तमाम कार्यकर्ता पहुँच गए और इस वक्त भी आप देखिए। चलिए हम आपके पास लौटेंगे ये बताते हुए कि मुंबई की रवानगी के लिए दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से पार्थिव शरीर गोपीनाथ मुंडे का निकल चुका है। गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में तमाम नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राहुल गांधी, सरसंघचालक मोहन भागवत, भैयाजी जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी,
तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स, आम कार्यकर्ता, बीजेपी दफ्तर में मौजूद तमाम कर्मचारी, अधिकारियों, सभी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में दिल्ली में अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनकी बेटी पंकजा मुंडे पति के साथ मौजूद थी, उनकी छोटी बहन भी वहां पर आई हुई थी, जो लगातार आंसू जिनके बहे जा रहे थे, हर कोई ढांढस बंधा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद सेकंड आकर बातचीत भी की। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी वहां पर पहुंचे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के घर से, उनके दफ्तर से फूल आए जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी खुद तबीयत इस दौर में खराब है, उनके परिवार की तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए फूल आए। शरद पवार सबसे पहले पहुंचने वालों में थे। एनसीपी के नेता हैं शरद यादव, कभी साथ था बीजेपी का, वह भी वहां पर पहुंचे। और इन सब के बीच राहुल गांधी की मौजूदगी ने पहली बार उस लकीर को मिटाया जिसमें एक बात बार बार आती थी कि बीजेपी हेडक्वार्टर में गांधी परिवार का शख्स कभी गया नहीं। और ये बात पहली बार इस राजनीति में कम से कम एक ऐसे नेता के जरिए भविष्य के राजनीतिक संकेत दे गई कि इस देश के लिए राजनीतिक दुराभाव, राजनीतिक कटाक्ष छोड़ना होगा, साथ मिलकर काम करना होगा। क्योंकि गोपीनाथ मुंडे एक वक्त शरद पवार की राजनीति को साधने के लिए भी खड़े हुए थे, संघ के साथ स्वयंसेवक के तौर पर शाखा भी लगाते थे, जनसंघ का प्रचार भी करते थे, बीजेपी के लिए मैदान में भी कूदे। और इन सब के बीच उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया जो तबका हाशिए पर है, जो खेती और मजदूर किसानी का जिक्र होता है, वो नीतियों के आसरे लागू क्यों नहीं हो पाता है। शायद यही वजह है कि गाँव, किसान, खेती, पशुपालन, गाँव के उद्यम उनकी सोच में थे। और उन्होंने जितने मुद्दे कभी भी उठाए पार्लियामेंट के भीतर, ये सभी मुद्दों का जिक्र वो अक्सर किया करते थे। और एक राजनीति की मुखर आवाज का यहाँ पर अंत हो जाना है। शायद इसीलिए एक शून्यता दिल्ली में इस लिहाज से नजर आ रही हो कि जब एक बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट को लेकर पूरे देश ने लगाया, उसमें कैबिनेट का एक ऐसा शख्स चला गया जो शायद उस जमीनी राजनीति, जमीनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को न सिर्फ समझता था बल्कि नीतियों के असरे उसे लागू कराने की भी सोच उसमें रही होगी। वह लागू नहीं हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में एक राजनीतिक शून्यता की बीजेपी के लिए कम से कम जरूर है। राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लेते हैं। उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। दरअसल तपन सिकदर की मौत के बाद का जिक्र कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी, और उसके तुरंत बाद गोपीनाथ मुंडे की मौत की खबर आना, जाहिर है पार्टी भीतर से हिली हुई है। और जिस बात का जिक्र उन्होंने आखिर में किया, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक सफलता मिली है उसके पीछे गोपीनाथ मुंडे की भागीदारी है और उनकी राजनीतिक श्रम है। दरअसल यही वो स्थिति है जिसके भीतर अब बीजेपी के भीतर दो तरह की शून्यता है। एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी को एक नेता तलाशना होगा जो सभी लोगों को बांध सके, क्योंकि अब जब पार्थिव शरीर उनका मुंबई में पहुंचेगा और नरीमन पॉइंट पर अंतिम दर्शन के लिए हुजूम उमड़ेगा और उसके बाद बीड़ के पार्ली में, जो कि उनका जन्म स्थान है और उनका गांव है, वहां पर ले जाया जाएगा। इन परिस्थितियों में महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी चूंकि इस मौके पर अपने आप को देख रही है कि अब वो सत्ता में आ सकती है, ऐसे में उसे एक नेता चाहिए होगा। वो नेता कौन सा होगा? पहला सवाल बीजेपी के भीतर यह है। दूसरा सवाल सरकार के भीतर है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के वक्त इस बात का एहसास लगातार कराते रहे और अपने भाषण सेंट्रल हॉल में जो उन्होंने दिया उसमें जिस गरीब, गुरबों, मुफलिसी और हाशिए पर पड़े तबके का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उस तबके के मुखर तरीके से कौन कहता है? उस बचते हैं उससे तमाम लोग जो दिल्ली की चकाचौंध की राजनीति में आ जाते हैं और कैबिनेट में आ जाते हैं। गोपीनाथ मुंडे एक ऐसे शख्स हैं या ऐसे शख्स रहे जो पार्लियामेंट के भीतर जो सवाल उठाते थे उसमें बहुत कम लोग को जानकारी होगी कि वह सिर्फ जिस समय किसानों की खुदकुशी का मामला होता था उस समय वो सिर्फ किसानों की खुदकुशी को लेकर शोक मनाने की स्थिति में नहीं आते थे, बल्कि इस बात का जिक्र करते थे कि सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए। वजह, बीड़ में आज भी सिर्फ 2% जमीन पर सिंचाई व्यवस्था है, बाकी सारी जमीन किसानों के लिए खेती पर निर्भर है। और पूरे मराठवाड़ा में ले लीजिए तो यह परसेंटेज और कम हो जाता है।
इसका मतलब यह है कि कोई सिंचाई व्यवस्था है ही नहीं, किसानों की स्थिति बिगड़ी हुई है। दूसरी बड़ी स्थिति है गांव और गरीबों के बीच और इन सब के बीच पशुपालकों और उद्यमों की बात। इनकी बात को लेकर गोपीनाथ मुंडे अक्सर सवाल उठाते थे और महाराष्ट्र में जब वो खुद डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त वो चाहते थे कि इसको लेकर नीतियां बने, नीतियां नहीं बनी, टकराव थे। मराठवाड़ा को लेकर उनके भीतर एक खास तौर से बेचैनी थी कि दरअसल ये पूरा इलाका पानी के लिहाज से बेहद कमज़ोर और गरीब इलाका है, यहाँ पर मजबूती देने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन वह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ पाया, ये एक सच है। इसीलिए पिछले साल ही जब पानी की किल्लत हुई तो मराठवाड़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित ही नहीं हुआ, बल्कि इन इलाकों में स्थिति इतनी विकट हो गई कि लोग मजदूरी छोड़ छोड़कर यहाँ से जाने लगे, लोगों का पलायन होने लगा। गोपीनाथ मुंडे मुखर आवाज़ के तौर पर कभी महाराष्ट्र की विधानसभा से लेकर दिल्ली के पार्लियामेंट तक में उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। इसलिए अब सवाल है कि जब ऐसे तबकों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के जहन में अगर कुछ होगा, मोदी भी इस बात का जिक्र लगातार करते रहे हैं, लेकिन उसको लागू कैसे किया जाए ये नौकरशाही की बदौलत नहीं होता है, बल्कि राजनेता के अपने सरोकार बहुत मायने रखते हैं और वो सरोकार ही नीतियों को अमलीकरण की दिशा में ले जाते हैं। हम जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि उस दृश्य में उनका पार्थिव शरीर इस वक्त रवाना हो गया है हवाई अड्डे की तरफ और हवाई अड्डे से वो रवानगी होगी मुंबई के लिए, विशेष विमान के ज़रिए जाएगा। राजकीय तिरंगे में उनके शव लिपटा हुआ है, जो फूल मालाएं यहाँ पर श्रद्धासुमन के तौर पर अर्पित की गई वो सब उसमें मौजूद है। ट्रक पे बाकायदा वो तमाम लोग मौजूद हैं, जो परिवार के जन पीछे गाड़ी बैठे हुए हैं और सेना की मौजूदगी यानी राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में चूँकि लटके तो सेना इसे अपने कब्जे में ले लेती है। और उसके बाद अब चूँकि नारीमन पॉइंट पे मुंबई में अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बीजेपी के नरीमन ऑफिस में रखा जाएगा, उसके बाद कल सुबह वहाँ से विमान के ज़रिए लातूर ले जाया जाएगा और फिर वो बीड़ जाएगा, बीड़ के परली इलाके में। परली जो कि उनका गांव था जहाँ पे बचपन बीता और आज की तारीख में उस इलाके से संयोग से उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए पंकजा, जो लगातार आशुपूर्ण नेत्रों से देख रही थी कि नेताओं की आवाजाही सब कोई मिल रहे थे, उससे उनके परिजनों से ढांढस बंधा रहे थे। लेकिन पंकजा बड़ी बेटी है, उनके अलावे प्रीतम उनकी छोटी बेटी, गोपीनाथ मुंडे की जो डॉक्टर है, यशाद्री जो कि कानून की पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं, ये पूरा परिवार है। और जो गोपीनाथ मुंडे के पत्नी है प्रधान्य है, वो दरअसल बहन है प्रमोद महाजन की, यानी महाजन परिवार से ताल्लुक़। ये एक अजीबोगरीब त्रासदी है दोनों परिवारों की, क्योंकि वहाँ पर देखिए तो प्रमोद महाजन की बेटी ही राजनीति में आई, पूनम महाजन इस बार चुनाव जीती हैं और वो सांसद बनी हैं। दूसरी तरफ अब बेटी को ही विरासत यहाँ भी संभालनी, सहेजनी और आगे बढ़ानी है, यह भी एक स्थिति है। तो बेटियों ने कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अपने उन वैसे नेताओं की जिनकी पहचान राष्ट्रीय तौर पर रही और जिनकी पहचान जमीनी नेता के तौर पर रही, प्रमोद महाजन, और संयोग से महाराष्ट्र के एक तीसरे नेता विलासराव देशमुख का नाम भी जहन में आता है, क्योंकि इन सब की मौत अचानक हुई, झटके में हो गई। कल ही विलासराव देशमुख के बेटे अमित मंत्रिमंडल विस्तार मंत्री बने। लेकिन जो पार्टियों की धाराएं टूटती हैं, लकीर टूटती हैं, लक्ष्मण रेखा जो इस दौर में लगता था बनी हुई है, वो पहली बार बीजेपी हेडक्वार्टर में तब टूटी जब शरद पवार नजर आए, उसके बाद तब टूटी जब वहाँ पर राहुल गांधी नजर आए। और ये परिस्थितियाँ पार्टियों की विचारधारा के तहत नहीं टूटती है, बल्कि उन पार्टियों के मातहत काम करने वाले गोपीनाथ मुंडे सरीखे नेताओं के जरिए टूटती है। गोपीनाथ मुंडे किसी भी पार्टी के किसी भी नेताओं को लेकर जब मिलते थे तो वो पार्टी के कम मुद्दों की बात ज़्यादा करते थे और अक्सर बताते थे कि यहाँ ये संकट है, आपको दूर करने की दिशा में यहाँ कदम बढ़ाना चाहिए। गोपीनाथ मुंडे के संगठन साधने की सबसे अच्छी स्थिति यह थी कि वो अपने कार्यकर्ता के लिए आखिरी दम तक लड़ते भी थे। वजह भी यही है, 3 बरस पहले 2011 जून का ही महीना था अगर याद कीजिए तो, उस दौर में चर्चा चल पड़ी कि गोपीनाथ मुंडे बीजेपी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? तो पुणे में वो जिसे अपने पार्टी का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उसे नहीं बनाया जा रहा था। इस पर वो रूठ गए थे। बात यहाँ तक चली कि उन्होंने मुलाकात कर ली है दिल्ली आकर कांग्रेसी नेताओं से, हालांकि उन्होंने सिरे से खारिज कर दी और कहा कि मैं बीजेपी में ही रहूँगा। तब एक सांस ली गई थी कि भाई एक सांस ऐसी ली गई जिसमें था एक राहत की बात थी। तो गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु दरअसल एक ऐसी सोच की मृत्यु है जिसकी मुखर आवाज़ की जरूरत थी, क्योंकि मुंडे स्वभाव में सहजता थी, वो जड़ से जुड़े हुए नेता थे।
गांव, किसान, खेती, पशुपालन, गांव के उद्यम उनकी सोच में थे। आम आदमी, किसान, ग्रामीण मजदूर, पशुपालक की समस्याओं को वो बाखूबी समझते थे। शायद इसीलिए उनका जाना गांव, गरीब, किसान, पशुपालकों की राजनीति को देने वाला एक मुखर आवाज़ का अंत हो जाना है। शायद इसीलिए यह बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति है, देश के लिए एक बड़ी क्षति है, और शायद श्रद्धांजलि एकमात्र विकल्प तत्काल में बचा है। और अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में राजनीति की लक्ष्मण रेखा जिस तरीके से टूटी, उसने इसके संकेत तो दे ही दिए कि अब गोपीनाथ मुंडे सरीखा व्यक्ति भारतीय राजनीति में कम होते जा रहा है। इस तरह की राजनीतिक पैदावार अब होती नहीं है। अब तुरंत फुरत की राजनीति होती है और तिकड़मों की राजनीति होती है, खुद को चकाचौंध में रखने की राजनीति होती है, श्रम की राजनीति नहीं होती है, पैसे की राजनीति होती है, उसके ज़रिए अपने आप को आगे बढ़ाने की राजनीति होती है। और ख़ास तौर से गोपीनाथ मुंडे जिस समाज से आते हैं वो समाज तो यूं भी हाशिए पर का समाज है। और ये वाकई राजनीतिक प्रयोग था महाराष्ट्र की राजनीति में, जब गोपीनाथ मुंडे कदम रखते हैं बीजेपी के भीतर। और तब ये सवाल उठाता है, क्या मराठवाड़ा में वो सोशल इंजीनियरिंग काम करेगी जिस सोशल इंजीनियरिंग को लेकर महाराष्ट्र में अक्सर ये सवाल खड़े किए जाते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीति के ज़रिए आरपीआई निकली, और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने वहाँ पर ओबीसी को साधा है, उसमें क्या कर पाएंगे गोपीनाथ मुंडे। लेकिन गोपीनाथ मुंडे ने न सिर्फ राजनीति को साधा, बल्कि होते होते लाल कृष्ण अडवाणी को भी आज ये कहना पड़ा, और तमाम नेता इस बात को लगातार जिक्र कर रहे हैं कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में जो जीत लोकसभा चुनाव में मिली है, उसमें बहुत बड़ी भागीदारी, बहुत बड़ा श्रम गोपीनाथ मुंडे का है। तो गोपीनाथ मुंडे, देखिए आप स्क्रीन पे देखिए, अशोक सिंघल का पहुंचना, संघ के तमाम बड़े नेताओं का पहुंचना, स्वयंसेवकों का पहुंचना, बीजेपी के नेताओं का पहुंचना, राहुल गांधी का पहुंच जाना, ये सभी कहाँ पहुंचे? उस जगह पे नहीं पहुंचे जो कि किसी ऐसी जगह पर अलूफ अस्पताल नहीं है, ये बीजेपी हेडक्वार्टर है। इसका मतलब है कि गोपीनाथ मुंडे एक सेतु की तरह गए, एक ऐसे सेतु की तरह जिन्होंने राजनीति का मिलन कराया, एक ऐसे सेतु के जरिए जिसके जरिए लोगों में यह एहसास जागा कि राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कितने भी आप लगा दीजिए, लेकिन जब साधिए और साथ खड़े होइए तो इस एहसास के साथ कि राजनीति भी दरअसल लोगों के लिए, आम लोगों के लिए है। इसीलिए बार बार ये बात हो रही है कि आम लोगों की बात कहने वाला शख्स चला गया हमारे बीच से। वो शख्स अकस्मात तरीके से मौत हो गई, और मौत ऐसे वक्त हुई जिस वक्त इस सरकार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उसकी कैबिनेट को लेकर हर कोई बेहद आस से देख रहा है, उम्मीद से देख रहा है, भरोसा है उसे। तो ये शोक का दौर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा सशक्त तरीके से काम करने का भी वक्त है। ये हो सकता है आने वाले वक्त में गोपीनाथ मुंडे की बेटी राष्ट्रीय राजनीति में नजर आए, ये हो सकता है वो महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद बढ़े, ये हो सकता है। लेकिन सवाल ये दूसरा है, सवाल है क्या वैसी राजनीति आज के दौर में राजनीतिक गलियारों की ज़रूरत है या नहीं है, जहां पर वोट बैंक तो दूर, उस वैसे तबके को हाशिए पर यह कह के ढकेल दिया जाता है कि आपके लिए पैकेज है हमारे पास। तो पैकेज की राजनीति कभी की नहीं, यानी पैकेज के ज़रिए मुद्दों को नहीं संभाला जा सकता है, बल्कि मुद्दों पर अमलीकरण कर कर उसको बाखूबी जामा पहनाया जाए, उसे सफलतापूर्वक पूरा किया जाए और मुद्दों को सुलझाया जाए। गोपीनाथ मुंडे हाथ में फाइल लेकर लगातार यही दिल्ली में किया करते थे। पार्लियामेंट चलती थी तो 5 दिन फाइलों को लेकर अपने इलाके और महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लोगों के काम भी करवाते थे। उनके घर के तमाम 3 कमरों में बाकायदा व्यवस्था की गई थी कि जो भी मराठवाड़ा, एक कमरा गाँव वालों के लिए था, गाँव वालों से मतलब परली का है, वहाँ से आते रहते थे, दिल्ली जिन्हें आना है वो ठहर सकते हैं। 2 कमरों में महाराष्ट्र के जो भी आए, खासतौर से मराठवाड़ा और मुंबई से जो लोग आते थे वो आके ठहरते थे, क्योंकि परिवार यहाँ पर साथ था नहीं। फ्राइडे यानी शुक्रवार की रात होते होते मुंबई की फ़्लाइट पकड़ते थे, वापस मुंबई, फिर अपने गांव भी जाते थे, वहाँ गांव वालों की सुध भी लेते थे, फिर वापस आ जाते थे दिल्ली। तो ये एक उनकी दिनचर्या पार्लियामेंट के दौर में। अब जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे और ये सवाल आया था कि अब पूरे देश को देखना है और ग्रामीण विकास की बात हो रही थी, तो वो लगातार कह रहे थे मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाऊंगा, देखूंगा, समझूंगा और उन स्थितियों में कैसे ग्रामीण विकास, क्योंकि ग्रामीण विकास अब अट्टालिकाओं से नहीं हो सकता है, बाजार से नहीं हो सकता है, शॉपिंग मॉल से नहीं हो सकता है। हमारे देश की जो पुरानी परिस्थिति थी, जिसका जिक्र चूँकि वह खुद एक किसान परिवार से आते हैं, इसलिए वो इसका जिक्र करते थे कि गाँव को पुनर्जीवित करना चाहिए और गाँव को पुनर्जीवित करने के साथ किसानी को जागृत करना चाहिए, जिससे किसान का बेटा कह सके हाँ
मैं किसानी करना चाहता हूँ।